स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज़ में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है रविवार 29 जून 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में युवाओं को लगातार सरकारी नौकरी और रोजगार दिया जा रहा है। यूं कहें कि नौकरी और रोजगार देने के मामले में बिहार लगातार इतिहास रच रहा है। साल 2020 से लेकर के अब तक 9,60,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। इनमें से 10 से ज्यादा बार नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन करके खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने हाथों से विभिन्न विभागों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा है। शनिवार को कल 21,391 युवक युवतियों को पुलिस की नौकरी मिली है। इसके अलावा अलग अलग विभागों में करीब 2 लाख पदों पर बहाली की प्रक्रिया जारी है। इसके साथ ही बिहार में 24 लाख लोगों को अलग अलग सेक्टर में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। दोस्तों आज बिहार की राजधानी पटना में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है, वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ सम्मेलन। ये सम्मेलन न सिर्फ वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा को लेकर के जागरूकता फैलाने का प्रयास है, बल्कि देश के संविधान और फिर अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा के लिए एकजुटता का प्रतीक भी है। इस कार्यक्रम में बिहार के अलग अलग जिलों से समाज सेवी, धर्मगुरु, बुद्धिजीवी, छात्र, महिलाएं और फिर आम नागरिक बड़ी संख्या में पहुंचने की उम्मीद है। यहाँ सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों पर हो रहे कथित हस्तक्षेप, वक्फ संशोधन कानून और फिर संविधान में अल्पसंख्यकों को दिए गए मौलिक अधिकारों पर मंडरा रहे खतरे के खिलाफ एकजुट आवाज उठाना है। कार्यक्रम के आयोजकों ने बताया है कि ये कोई राजनीतिक सभा नहीं बल्कि एक सामाजिक और संवैधानिक अधिकारों को बचाने की कोशिश है। वक्ताओं के बीच कानून के जानकार, धर्मगुरु, शिक्षाविद और फिर सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होंगे जो वक्फ एक्ट में किए जा रहे बदलाव, उसकी संवैधानिक वैधता और फिर संभावित प्रभाव पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जब समाज में ये चिंता बढ़ती जा रही है कि वक्फ संपत्तियों को लेकर के केंद्र सरकार द्वारा लाया गया नया संशोधन मुस्लिम समाज के अधिकारों को कमजोर कर सकता है, वहीं पर दस्तूर यानी कि संविधान को लेकर भी समाज में ये भावना है कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं। इसलिए ये सम्मेलन वक्फ के लिए हिफाजत और दस्तूर की रखवाली के दोहरे उद्देश्य के साथ हो रहा है। जब वहीं पर कार्यक्रम के अंत में एक सामूहिक प्रस्ताव और ज्ञापन राज्य और फिर केंद्र सरकार को सौंपे जाने की योजना है, जिसमें वक्फ संशोधन कानून को वापस लेने और फिर अल्पसंख्यकों को भरोसा में लेकर के नीतियां बनाने की मांग की जाएगी। दोस्तों बिहार के 13 जिलों के लिए आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 7 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल बात यह है कि राजधानी पटना में आज सुबह से ही मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। पटना में आंशिक बादलों के बीच धूप खिली हुई है, जबकि गया और फिर मुजफ्फरपुर में भी फिलहाल धूप नजर आ रही है। हालांकि मौसम विभाग ने आज शाम तक कई इलाकों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक आज बिहार के 13 जिलों के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। इसमें 6 जिले भभुआ, रोहतास, औरंगाबाद, कटिहार, किशनगंज और फिर अररिया में भारी बारिश का अनुमान है। वहीं पर पटना समेत 7 जिलों भोजपुर, बक्सर, अरवल और गया और जहानाबाद, नालंदा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय और शेखपुरा में मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। इसी के साथ ही बिहार के 25 जिलों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। कई जिलों में फिलहाल बारिश भी जारी है। जब मौसम विभाग ने आकाशीय बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए इन क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जब विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि भारी बारिश और फिर बिजली चमकने के दौरान घर से बाहर ना निकले और सुरक्षित स्थानों पर ही रहें। यदि कोई खुले में है तो फिर तुरंत पक्के मकान में शरण लें और फिर पेड़, बिजली के खंभे और टावर जैसी ऊंची संरचनाओं से दूरी बनाए रखें। दोस्तों पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और सब यही सोच रहे हैं और यही क्वेश्चन कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि आखिर 20वीं किस्त कब आने वाली है। तो आपको बता दूं कि अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत काम की है। यह करोड़ों किसान भाइयों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है, क्योंकि 20वीं किस्त के 2,000 जल्दी सीधे खाते में ट्रांसफर किए जाने की तैयारी है। सरकार की तरफ से इस योजना के तहत हर साल किसानों को 3 किस्तों में आर्थिक सहायता दी जाती है। अब 19वीं किस्त के बाद सबकी नजरें 20 किस्त पर टिकी हुई है। आपको बता दें कि 19वीं किस्त फरवरी 2025 में किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की गई थी। अब अगर सरकार की पुरानी टाइमलाइन को देखा जाए तो फिर हर 4 महीने में किस्त आती है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि 20वीं किस्त जून या फिर जुलाई 2025 के दूसरे सप्ताह में जारी होने की हो सकती है। आपको बता दें कि जून माह तो अब खत्म होने वाली है। जब कल लास्ट दिन बचा है तो हो सकता है कि जून में ना आए तो
जुलाई में 100% आएगा ही आएगा। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी ऑफिशियल तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन तैयारियां पूरी है और जिन किसानों की डिटेल सही है उनके खाते में पैसे सीधे ट्रांसफर हो जाएंगे। को बता दें कि पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त उन्हीं किसानों को मिलेगा जो इसके मापदंडों को पूरा करेगा। दोस्तों, बिहार की बेटियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। जल्द ही बिहार की बेटियों को 50,000 रुपये तक की मिल सकता है। दरअसल बात यह है कि बिहार की लाखों छात्राओं के लिए बड़ी खबर है, या कहें कि गुड न्यूज़ है। स्नातक करने के बाद राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि खाते में आने का रास्ता साफ हो चुका है। मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य में यानी कि बिहार में स्नातक करने वाली छात्राओं के खाते में पैसे भेजे जाते हैं, लेकिन आधार कार्ड के सत्यापन नहीं होने की वजह से ये पैसे ट्रांसफ़र नहीं किए गए थे। अब बिहार सरकार ने आधार सत्यापन की अनुमति का रास्ता साफ कर दिया है। सरकार की ओर से गजट जारी कर दिया गया है, जहां बताया जा रहा है कि आवेदन के लिए पोर्टल फिर से जल्द खोल दिया जाएगा। जो छात्राएं इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करेंगे उनके फॉर्म का उनके रिजल्ट से मिलान किया जाएगा। इसके बाद आधार नंबर का भी वेरीफाई किया जाएगा, फिर आधार से जुड़े हुए बैंक खाते में पैसे भेज दिए जाएंगे। दरअसल UIDAI ने आधार नंबर के सत्यापन की अनुमति नहीं दी थी, जिसकी वजह से प्रक्रिया अटकी हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब सरकार इस सप्ताह UIDAI को पत्र भेज करके गजट की प्रति के साथ जाँच की अनुमति मांगेगी। आपको बता दूं कि इस योजना की खास बात यह है कि अगर किसी ने ओपन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है तो भी छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकती हैं। हालांकि इस योजना के लिए केवल अविवाहित छात्राएं ही पात्र हैं। जो लड़कियां शादीशुदा हैं वो इसके लिए आवेदन नहीं कर सकती हैं। जब बिहार में 12वीं और ग्रेजुएशन करने वाली लड़कियों के लिए सरकार की ओर से 2 अलग अलग योजनाएं शुरू की गई थी। इस योजना के तहत लड़कियों को 12वीं पास करने पर छात्रवृत्ति भी दी जाती है। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं या पटना के रहने वाले हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि अब जल्द ही आप बिहार में मेट्रो का आनंद ले सकते हैं, मेट्रो का लाभ ले सकते हैं बिहार की राजधानी पटना में। जी हाँ, पटना में मेट्रो ट्रेन चलने का सपना अब हकीकत बनने के बेहद करीब है। राजधानी पटना को उसकी पहली मेट्रो ट्रेन जुलाई महीने में ही मिलने जा रही है। जहाँ महाराष्ट्र के पुणे में टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड द्वारा निर्मित ये 3 कोच वाली अत्याधुनिक ट्रेन पटना के मेट्रो डिपो में पहुंचेगी, जहां इसे असेंबल करने का कार्य 15 से 20 दिनों में पूरा किया जाएगा। इसके बाद 6.107 किलोमीटर लंबे प्राथमिक कॉरिडोर में इसका ट्रायल रन शुरू किया जाएगा। वहीं पर राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए कमर कस ली है। मेट्रो कोच की खरीद के लिए पहले जापान की एजेंसी जायका के फंड का इंतजार था, लेकिन इसमें देरी के चलते बिहार सरकार ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को 115 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इस राशि से न सिर्फ ट्रेन बल्कि पटरी, एक्सलेटर और लिफ्ट जैसे आवश्यक उपकरणों की भी खरीद की गई है। वहीं पर 3 डिब्बों वाली ये छोटी मेट्रो ट्रेन शहरी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए खास तौर पर डिजाइन की गई है। इसकी खास बात यह है कि ये ऊर्जा की कम खपत करती है और कम दूरी की यात्रा में अधिक कुशलता दिखाती है। वहीं पर प्रत्येक कोच में 300 यात्रियों की क्षमता होगी, यानी कि एक बार में करीब 900 यात्री सफर कर सकेंगे। इसका फायदा ये भी होगा कि कम भीड़ में ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ यात्रियों को यात्रा का सुगम अनुभव मिलेगा। प्राथमिक कॉरिडोर के तहत न्यू पाटलिपुत्र बस टर्मिनल, 0 माइल, भूतनाथ, खेमनीचक और फिर मलाही पकड़ी, इन 5 स्टेशनों को जोड़ा जाएगा। हालांकि शुरुआती चरणों में खेमनीचक स्टेशन में से मेट्रो नहीं रुकेगी, क्योंकि ये एक इंटरचेंज स्टेशन है और इसका निर्माण कार्य अभी अधूरा है। दोस्तों, बिहार चुनाव से पहले बिहार में सियासी हलचल तेज है। मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पर लालू प्रसाद यादव की पार्टी अब तक बचती नजर आती थी, लेकिन तेजस्वी ने अब सीधे शब्दों में दावा ठोक दिया है। उन्होंने दावा किया है कि महागठबंधन के सीएम फेस वही है। जब तेजस्वी यादव ने एक न्यूज चैनल के साथ बिहार चुनाव को लेकर के बातचीत की। इस दौरान उनसे पूछा गया है कि बिहार चुनाव में आरजेडी और फिर विपक्ष की तरफ से कौन चेहरा होगा। क्या विपक्ष की तरफ से सीएम पद के लिए तेजस्वी ही उम्मीदवार होंगे या फिर इसमें भी कोई कन्फ्यूजन है। इस सवाल पर तेजस्वी ने कहा कि पार्टियों में सहमति है, सब जगह से सहमति है, कोई दिक्कत नहीं है। जब तेजस्वी से पूछा गया है कि अगर सहमति है तो फिर उनके नाम का ऐलान क्यों नहीं किया जा रहा है, इस पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि सही समय आने पर विपक्ष ये ऐलान करेगा, ये हमारी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। इससे पहले कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने भी कहा था कि सीएम पद को लेकर के महागठबंधन में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। उन्होंने एनडीए गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि कन्फ्यूजन तो उधर है, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। वहीं पर वोटर लिस्ट पर पूछे गए सवाल पर तेजस्वी यादव ने
कहा कि ये विपक्ष की साजिश है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार और फिर पीएम मोदी हार रहे हैं, इसलिए नए सिरे से वोटर लिस्ट बनाई जा रही है। ये चुनाव से ठीक 2 दिन पहले वे भी अचानक से निर्णय लिया गया है। ये लोग 8 करोड़ लोगों के घर घर जाएंगे और फिर ये ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं जो गरीब लोगों के पास है ही नहीं। दोस्तों, पटना के बख्तियारपुर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देख करके हर कोई हैरान है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार पटना के डीएम त्याग रंजन एसएम के पैर छूते नजर आए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पहुंचने से पहले उनके बेटे निशांत कुमार बख्तियारपुर पहुंचे थे। दरअसल शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंत्री विजय कुमार चौधरी और अन्य लोगों के साथ बख्तियारपुर पहुंचे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार भी वहां मौजूद थे। जब सीएम नीतीश कुमार के पहुंचने से पहले ही निशांत बख्तियारपुर पहुंचे। जब सीएम नीतीश कुमार वहां पहुंचे तो फिर उनके साथ मंत्री विजय चौधरी भी थे। इसको देखते ही निशांत पांव छूने लगे। इसके बाद पीछे से पटना के जिलाधिकारी त्याग रंजन एसएम भी वहां पहुंचे। डीएम को देखते ही निशांत उनके पैर छूने के लिए झुके, लेकिन डीएम ने उनका हाथ पकड़ लिया और हाथ जोड़ करके निशांत कुमार का अभिवादन किया। दोस्तों, बिहार के लोगों को आने वाले समय में बिजली की परेशानी से दो चार नहीं होना पड़ेगा। बिहार में न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने के ऐलान के बाद अब बिहार के भागलपुर की पीरपैंती में 2400 MW का थर्मल पावर प्लांट लगने वाला है। इसे अडानी पावर, JSW एनर्जी, टोरेंट पावर और फिर बजाज ग्रुप की ललित पावर मिल करके लगाएगी। जानकारी के मुताबिक इस प्रोजेक्ट पर 28,000 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान है और फिर यह बिहार के बिजली क्षेत्र में सबसे बड़ा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होगा। इस प्रोजेक्ट में 800 मेगावाट क्षमता के 3 प्लांट यानी कि कुल 2400 मेगावाट क्षमता के प्लांट बनाए जाएंगे। पीरपैंती में इस प्रोजेक्ट के लिए 1203 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया है। इसकी नोडल एजेंसी बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड बनाई गई है। इसे विकसित करने के लिए इसी साल 4 फरवरी को राज्य कैबिनेट की बैठक पर मोहर लगा था। इस पावर प्लांट को समुचित तरीके से संचालित करने के लिए हर साल 10 मिलियन टन कोयले की जरूरत होगी। कोयले की निरंतर आपूर्ति के लिए पास में मौजूद इंस्टर कोल फील्ड लिमिटेड के एक कोल ब्लॉक को भी लिंक कर दिया गया है, जबकि 60 क्यूसेक पानी की आपूर्ति के लिए गंगा नदी से लिंक देने के प्रस्ताव पर विचार चल रहा है। इस पर राज्य सरकार को सहमति देनी है। वहीं पर प्राइवेट बिजली कंपनियों ने BSPGCL पटना की ओर से शुरू की गई बिल्डिंग प्रक्रिया में भाग लिया। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी TMC ने आरोप लगाया है कि मतदान सूची के पूर्व निरीक्षण की आड़ में पिछले दरवाजे से NRC लागू करने की भयावह कोशिश की जा रही है। चुनाव आयोग के अभियान की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए TMC नेता डेरेक ओब्रायन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि विपक्षी इंडिया गठबंधन की पार्टियां इस मुद्दे को संसद के भीतर और फिर बाहर दोनों जगह उठाएंगी। TMC ने टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं। दरअसल बात है कि चुनाव आयोग ने दिशा निर्देश जारी किया है, जिनके तहत बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पूर्व निरीक्षण करने और फिर अयोग्य नामों को हटाने जाना है। निर्देश के तहत सिर्फ योग्य और फिर वैध मतदाताओं के नाम ही मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। हालांकि विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव आयोग ये पूरी कवायद कर रहा है। इससे पहले बिहार में मतदाता सूची में संशोधन अंतिम बार साल 2003 में किए गए थे। जब TMC नेता डेरेक ओब्रायन ने सवाल उठाया है कि अब अचानक से मतदाता सूची की जांच क्यों की जा रही है। विपक्षी गठबंधन की पार्टियां एक मत है। TMC नेता ने कहा है कि हमारे पास इस बात के सबूत हैं कि मतदाता सूची की जांच अब क्यों हो रही है। नीतीश के घर में प्रशांत किशोर ने जमकर के हमला बोला है। दरअसल बात है कि जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री के घर नालंदा में नीतीश कुमार और फिर तेजस्वी यादव पर खूब हमला बोला। जहां अपने बिहार बदलाव यात्रा के तहत नालंदा जिले के अंकरगढ़ सराय में आयोजित जनसभा को संबोधित करने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले मुख्यमंत्री झूठा नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, लेकिन अब बिहार की जनता सब समझती है। यहाँ जनता बदलाव चाहती है, अफसर राज से मुक्ति चाहती है। उन्होंने कहा कि इस बिहार की जनता और उनके साथ साथ नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा की जनता ने भी उनकी विदाई की तैयारी कर ली है। इसके साथ ही उन्होंने नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव की कलम बांटना वैसा ही है जैसे जंगल में शेर दूध बांटने लगे। अगर जंगल में शेर दूध बांटता है तो फिर इसका मतलब है कि वे दूध दिखा करके आपका शिकार करने वाला है। उन्होंने कहा कि इस तरह तेजस्वी यादव कलम दिखा करके बिहार की जनता को बर्बाद करने वाले हैं। तेजस्वी यादव कलम वाले लोग नहीं हैं, ये सब
कट्टा वाले लोग हैं। वहीं पर मुख्यमंत्री के गृह जिले में प्रशांत किशोर की जनसभा में बड़ी संख्या में लोग जुटे थे। जब कभी बीजेपी के चुनावी रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर ने नालंदा के लोगों से कहा कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी जी भी नीतीश चाचा के लिए वोट मांगने आए तो मत दीजिएगा। जब प्रशांत किशोर ने पीएम मोदी और फिर सीएम नीतीश कुमार दोनों पर हमला बोला है, उन्होंने कहा कि वोट बिहार के लोगों का है, इसलिए फैक्ट्री भी बिहार में लगनी चाहिए। उन्होंने लोगों से पूछा है कि फैक्ट्री गुजरात में लगनी चाहिए या फिर बिहार में, तो लोगों ने एक स्वर में कहा है कि फैक्ट्री अब गुजरात में नहीं बल्कि बिहार में लगनी चाहिए। वहीं पर प्रशांत किशोर ने जब लोगों से पूछा है कि क्या वे नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं या फिर इस बार वे उन्हें बाय बाय करना चाहते हैं, तो वहां पर मौजूद हजारों समर्थकों ने हाथ उठा करके कहा कि इस बार नीतीश कुमार को बाय बाय कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस बार बिहार में जनता का राज स्थापित होना चाहिए, ना कि लालू नीतीश या फिर मोदी का राज होना चाहिए। दोस्तों, बिहार में एक के बाद एक बड़ी आपराधिक घटनाएं हो रही है। लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए जा रहे हैं। चुनावी वर्ष में कानून व्यवस्था पर विपक्ष लगातार सरकार की घेराबंदी कर रही है। जहां सीएम नीतीश कुमार के पास गृह विभाग है, बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए बिहार सरकार लगातार कदम उठा रही है। इस बीच कल बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण दिन था, क्योंकि पटना में बापू सभागार में सीएम नीतीश कुमार ने नव नियुक्त सिपाहियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया है। 21,391 नव नियुक्त सिपाहियों को नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, जदयू कोटे के मंत्री विजय चौधरी, विजेंद्र यादव और तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर सभी नवनियुक्त सिपाहियों को शपथ दिलाई गई। सभी सिपाहियों ने आजीवन शराब का सेवन नहीं करने की शपथ ली है। सभी सिपाहियों को बिहार में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने में अपनी भूमिका निभाने की भी शपथ दिलाई गई है। विधि व्यवस्था सुदृढ़ रहे, इसके लिए पुलिसकर्मियों की नियुक्ति की जा रही है। दोस्तों, बिहार के एक शहर का नाम बदलने की मांग उठ रही है। दरअसल बात यह है कि बिहार के भागलपुर जिले में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल सुल्तानगंज का नाम बदल करके अजगैबीनाथ धाम करने की मांग ने अब जोर पकड़ लिया है। आपको बता दूं कि इस मांग को लेकर के पिछले साल ही 19 जून को सुल्तानगंज नगर परिषद की सामान्य बैठक में सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित करके बिहार सरकार और फिर मुख्यमंत्री को भेजा गया था। वहीं पर लोगों के इस मांग का सूबे के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहले ही समर्थन कर चुके हैं। वहीं पर नाम बदलने की इस मांग के पीछे एक गहरा धार्मिक और ऐतिहासिक संदर्भ भी है। मान्यता है कि यही वह भूमि है जहां से गंगा के पूर्ण जन्म की कथा शुरू होती है। जब राजा भगीरथ गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाकर के अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए प्रयासरत थे, तब गंगा की धारा ने जाह्नवी मुनि की तपस्या भंग कर दी थी। गुस्साए मुनि ने गंगा को अपने कमंडल में समेट लिया। फिर भगीरथ की प्रार्थना पर उन्होंने गंगा को छोड़ दिया। तभी से गंगा को जाह्नवी नाम भी मिला है। इसी स्थान पर स्थित है अजगैबीनाथ महादेव मंदिर, जहां आज भी धनुष बाण के लिए शिव की प्रतिमा प्रतिष्ठित है। यही स्थल उत्तर वाहिनी गंगा के किनारे स्थित है और फिर श्रावण मास में लाखों शिव भक्त यहां आकर के डुबकी लगाते हैं। वहीं पर बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी इस नाम के परिवर्तन के समर्थन में बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा था कि उत्तर वाहिनी गंगा के किनारे बसी ये पवित्र नगरी प्राचीन काल में अजगैबीनाथ धाम के नाम से ही जानी जाती थी। मुगल काल में इसका नाम सुल्तानगंज कर दिया गया था, जिसे अब फिर से बदले जाने की आवश्यकता है। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। जी हाँ, बिहार वासी तीर्थ यात्रा के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि भारत गौरव ट्रेन एक बार फिर से तीर्थ यात्रा कराने के लिए तैयार है। जब भारतीय रेल और IRCTC ने बड़ी पहल की है और फिर दक्षिण भारत यात्रा के लिए भारत गौरव ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। IRCTC के रीजनल मैनेजर राजेश कुमार की ओर से इसे लेकर के जानकारी दी गई है। याद दिला दें कि इससे पहले भी कई स्पेशल ट्रेन तीर्थ यात्रियों को लेकर के दक्षिण भारत की यात्रा पर गई। इस दौरान ज्योतिर्लिंग के दर्शन यात्रियों को कराए गए। बिहार के सहरसा से ये तीर्थ स्पेशल ट्रेन 14 अगस्त को खुलेगी। यात्रा को लेकर के ये भी बताया जा रहा है कि श्रद्धालुओं की मांग पर तीर्थ यात्रियों के लिए ट्रेन चलाने का फैसला लिया गया है। जहाँ वहीं पर इस बार पूरा सफ़र 12 रात और 13 दिन का होगा। इतना ही नहीं, पूरे सफ़र के दौरान यात्रियों के बीमा के साथ साथ शुद्ध भोजन के साथ सुरक्षा चिकित्सा भी ट्रेन में व्यवस्था की गई है। जब बिहार के सहरसा से भारत गौरव ट्रेन 14 अगस्त को खुलेगी और बिहार के विभिन्न स्टेशनों निर्मली, झंझारपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, पटना, बख्तियारपुर, मोकामा, किऊल, झाझा, आसनसोल और फिर पुरुलिया स्टेशन पर रुकेगी।
दोस्तों, नौकरी के लिए फ्रंट पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से एक्शन में हैं। विपक्ष के मुंह से नौकरी के मुद्दे का निवाला छीनने की कवायद फिर से खुल करके दिखी है। बापू सभागार में उन्होंने 21,391 नवनियुक्त पुलिस कर्मियों को नियुक्ति पत्र बांट दिया। पहली बार इतने बड़े स्तर पर नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में उन्होंने मंच पर मौजूद अधिकारियों को खड़ा करके ये वचन दिलाया है कि अगले महीने फिर से 20,000 पुलिस कर्मियों की नियुक्ति कर ली जाएगी। कई बार पूछा है कि जल्दी पूरा कर देंगे ना। उन्होंने कहा कि नवंबर 2005 में हम लोग जब सरकार में आए थे तब बिहार में स्वीकृत पुलिस बल की संख्या 51,000 थी। वहीं कार्यरत पुलिस बल 42,481 था, जहां हमने पुलिस बल की स्वीकृत संख्या को बढ़ा करके 1,10,000 किया। इसके बाद 2 साल पहले हमने स्वीकृत पुलिस बल की संख्या 2,29,000 का निर्णय लिया। उसी वर्ष हमने ये तय किया था कि पुलिस की भर्ती में महिलाओं को 35% का आरक्षण दिया जाएगा। आज देश के सभी राज्यों से अधिक महिलाएं पुलिस बल की संख्या बिहार में है। वहीं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हमें ये कहा गया था कि पुलिस बल में 55,000 नियुक्ति अलग से की जाएगी। इसमें 21,391 को आज नियुक्ति पत्र दिया गया है। वहीं पर 20,000 को अगले महीने की नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इसके बाद 19,838 की संख्या में और नई नियुक्ति होनी है। दोस्तों, बिहार की जनता से 20 महीने की मोहलत मांगने पर तेजस्वी यादव को चिराग पासवान ने पिता के शासन की याद दिलाई है। कहा कि बिहार की जनता उस दिन को दोबारा नहीं देखना चाहती है। दरअसल बात है कि तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता से 20 महीने के लिए सत्ता की बागडोर सौंपने की मांग की है, जिस पर अब चिराग पासवान ने पलटवार किया है। चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार की जनता ने उनके माता पिता के 15 साल के शासन को देखा है, इसलिए वे कभी भी उस दिन को दोबारा नहीं देखना चाहती है। इस दौरान मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण का विपक्ष द्वारा किए जा रहे विरोध पर चिराग पासवान ने कहा है कि वे लोग हार से डरे हुए हैं, जब वे जान गए हैं कि फिर से हार मिलने जा रही है। ऐसे में बार बार ईवीएम का विरोध नहीं कर सकते हैं। ऐसे में अब दूसरा बहाना होना चाहिए। उन्हें ये पता नहीं है कि कितने फॉर्म हैं, क्योंकि इस पार्टी को पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। चिराग पासवान ने कहा है कि ये वही लोग हैं जो सवाल उठाते हैं। अब ये प्रक्रिया है और चुनाव आयोग पूरी प्रक्रिया को कर रहा है। ये जानना जरूरी है कि कौन कहाँ वोटर लिस्ट में किसका कहाँ नाम है। अगर कोई व्यक्ति है वह नहीं है तो फिर उसका नाम हटाना चाहिए, जो व्यक्ति नहीं है उसका नाम जुड़ना चाहिए। ये अच्छी प्रक्रिया है। चिराग पासवान ने बिहार में रिश्तेदारों को आयोग में शामिल किए जाने पर तेजस्वी यादव के विरोध पर आश्चर्य जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि ये बात वे कर रहे हैं जिनके पूरे परिवार को किसी न किसी पद पर बैठाया गया है। दोस्तों, वीआईपी पार्टी के बाद अब बिहार में नई पार्टी वीवीआईपी की एंट्री हो गई है। जी हाँ, चुनाव के समय में नई पार्टियों का आना कोई नई बात नहीं है। लगातार कई पार्टियों का गठन हो रहा है। तो फिर आज पटना में एक नई पार्टी का लॉन्चिंग हुई है। जहाँ इस पार्टी का नाम है विकास वंचित इंसान पार्टी। इसे शॉर्ट में वीवीआईपी कहा जाता है। पहले से बिहार की राजनीति में दमखम रखने वाले मुकेश सहनी की पार्टी विकास इंसान पार्टी वीआईपी महागठबंधन में शामिल होकर के चुनावी ताल ठोक रहे हैं। तो फिर अब उनको टक्कर देने के लिए वीवीआईपी चुनावी मैदान में उतर गई है। वहीं पर वीवीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है प्रदीप निषाद, जो मल्लाह समाज से आते हैं और फिर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ये कभी मुकेश सहनी के काफ़ी करीबी हुआ करते थे, लेकिन 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव के वक्त दोनों में दूरियां हो गई थी और अब बिहार विधानसभा चुनाव में प्रदीप निषाद उपचुनाव मैदान में अपना दमखम दिखाने वाले हैं। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक ऐसा दाव खेल दिया है कि तेजस्वी यादव की टेंशन ही बढ़ जाएगी। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर में विकास की नई गंगा बहाई है कि सालों पुराने बड़े दृश्य धीरे धीरे गौन होते जा रहे हैं। जिन वर्षों पुरानी समस्याओं को मुद्दा बना करके तेजस्वी यादव अब तक राघोपुर से आसानी से चुनाव जीत रहे थे, इस बार उनकी टेंशन बढ़ती नजर आ रही है। कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राघोपुर के सालों पुराने डंस को खत्म करने का काम किया। राघोपुर की जनता सालों भर जान जोखिम में डाल करके गंगा पार करती थी। तेजस्वी यादव के इस विधानसभा क्षेत्र में 9 लोगों की लाइफ लाइन मानी जाती थी। नदी में पानी बढ़ने के बाद राघोपुर दियारा के लोगों की परेशानी बढ़ जाती थी, लेकिन चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस क्षेत्र की जनता को 6 लेन पुल की सौगात दे दी है, जो राघोपुर और फिर विदुपुर के बीच बना है। इस पुल के उद्घाटन से राघोपुर की जनता काफ़ी खुश है। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राघोपुर के विकास के लिए एक और बड़ी घोषणा करके बड़ा दाव खेल दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि राघोपुर के विकास के लिए सरकार ने एक कमेटी गठित की है, जो इस इलाके का अध्ययन करके विकास की
संभावनाओं की सभी पहलुओं पर कार्य योजना तैयार करेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि न्याय के साथ विकास का जो वादा उन्होंने बिहार की जनता से किया है उसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। सीएम नीतीश कुमार ने एक्स पर लिखा है कि आप जानते हैं कि 23 जून 2025 को कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन गंगा पुल परियोजनाओं की पटना से राघोपुर की संपर्कता का लोकार्पण किया गया है। इस पुल के लोकार्पण होने से सुगम आवागमन के साथ साथ राघोपुर की दियारा इलाके में सामाजिक, आर्थिक और फिर पर्यटन की गतिविधियां शुरू होगी। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कल नवनियुक्त पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र दिया। बापू सभागार में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में उस समय अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई जब नीतीश कुमार अपने करीबी मंत्री विजय चौधरी को हाथ पकड़ करके हटाने लगे। ये देख कर के सारे लोग हद पर बढ़ गए। दरअसल हुआ यूं कि मुख्यमंत्री और फिर दोनों डिप्टी सीएम के बाद वरिष्ठ मंत्री विजय चौधरी नवनियुक्त सिपाही को नियुक्ति पत्र दे रहे थे। इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंत्री विजय चौधरी की तरफ मुड़े और कहा कि ये नीतीश कुमार ये कहते कहते विजय चौधरी का हाथ पकड़ लिया और फिर हटाने लगे। इस दौरान विजय चौधरी भौचक्के रह गए और फिर मुस्कुराते हुए वहां से हट गए। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दूसरे वरिष्ठ मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव को विजय चौधरी के स्थान पर खड़ा कर दिया और इसके बाद ऊर्जा मंत्री ने नियुक्ति पत्र बांटा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पुलिस में खाली पड़े पदों को भरा जाएगा। अब बिहार पुलिस में 2,29,000 लोग होंगे, जरूरत होगी और ज्यादा लोगों को बहाल किया जाएगा। सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों को खड़ा करके कहा कि बताइए, खाली पड़े पदों पर जल्दी बहाली करेंगे ना। मंच पर मुख्य सचिव से लेकर के गृह विभाग के प्रधान सचिव, डीजीपी से लेकर के तमाम बड़े अधिकारी मौजूद थे। दोस्तों, पटना में सनातन महाकुंभ की तैयारी शुरू हुई है। पहली बार बाबा बागेश्वर पटना के गांधी मैदान में हनुमंत कथा कहेंगे। दरअसल बात यह है कि बिहार में बाबा बागेश्वर की लोकप्रियता किसी से छिपी हुई नहीं है। यहाँ पर वे कई जिलों में अपना कार्यक्रम कर चुके हैं। वहीं पर अब पटना के गांधी मैदान में बाबा बागेश्वर की हनुमान कथा का आयोजन किया गया है। ये पहली बार होगा जब बाबा बागेश्वर का कार्यक्रम पटना गांधी मैदान में होगा। जो उनके कार्यक्रम को लेकर के तैयारियां जोरों से शुरू हो गई है। दरअसल पटना के गांधी मैदान में सनातन महाकुंभ का आयोजन किया गया है। इस महाकुंभ के समापन में बागेश्वर सरकार 6 जुलाई को भाग लेंगे। इसी दिन वे हनुमंत कथा भी कहेंगे। सनातन महाकुंभ में लोगों को निमंत्रण देने के लिए रथ रवाना किया गया है जो बिहार के विभिन्न जिलों में घूमेगा। जब पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे की इस आयोजन में बड़ी भूमिका है, वे इस आयोजन के संरक्षक है। इसका आयोजन श्री राम कर्मभूमि न्यास की ओर से कराया जा रहा है। जगत गुरु राम भद्राचार्य जी भी इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा कई नामचीन साधु संत भी शामिल होंगे। जब बागेश्वर बाबर चार्टर्ड विमान से पटना पहुंचेंगे। हालांकि बाबा बागेश्वर पटना में पहले भी कार्यक्रम कर चुके हैं, लेकिन उस समय सुरक्षा कारणों से उन्हें गांधी मैदान में कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं दी गई थी। दोस्तों, जल्द ही बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। दरअसल बात यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, जहां चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव से जुड़े हुआ एक बड़ा अपडेट शेयर किया है, जिसमें बिहार में चुनाव की संभावित समय सीमा का संकेत दिया गया है। चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि वे बिहार में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू करेगा और वोट देने के इच्छुक सभी पात्र नागरिकों का पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए घर घर जाकर के सत्यापन करेगा। आयोग ने कहा कि ये प्रक्रिया 25 जून से शुरू होगी। इसने कहा कि मसौदा मतदाता सूची 1 अगस्त को प्रकाशित की जाएगी और अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर को प्रकाशित की जाएगी। वहीं पर चुनाव आयोग की इस समय सीमा से पता चलता है कि बिहार विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा अक्टूबर के पहले सप्ताह में हो सकती है। या बिहार विधानसभा चुनाव नवंबर में होंगे, क्योंकि 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है। सूत्रों के माने तो आमतौर पर मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के 1 सप्ताह के भीतर चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी जाती है। इसका मतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा अक्टूबर के पहले सप्ताह में हो सकती है। चुनाव आयोग ने 4 महीने का कार्यक्रम घोषित किया है। दोस्तों, क्या बिहार में मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण का कार्य अटक जाएगा? तेजस्वी यादव ने यह सवाल उठाए हैं। अब आयोग की ये तैयारी है, हम आपको बताएंगे कि आखिर ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि ये अटक सकता है। तो आपको बता दूं कि बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर के बीच में से नवंबर के पहले सप्ताह के बीच हो सकते हैं। अब तक की तैयारी इसी ओर इशारा कर रही है, जहाँ चुनाव से पहले कहीं भी मतदाता सूची का पुनरीक्षण और फिर पुनः प्रकाशन होता है। इसी क्रम में बिहार में भी चुनाव आयोग मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण करा रहा है। इसको
दोस्तों, बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता और आगामी चुनाव के महागठबंधन के संभावित सीएम फेस तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव से पहले मतदाता के गहन पुनरीक्षण को सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन की साजिश करार दिया है। तेजस्वी यादव ने कई तरीके के आरोप लगाए हैं या कई गंभीर सवाल भी पूछे हैं। इस बीच एक न्यूज चैनल ने उपलब्ध दस्तावेजों, कागजातों और फिर जमीन पर काम कर रहे अधिकारियों के बीच पहुंच करके पड़ताल की और जानने की कोशिश की कि पूरी प्रक्रिया को लेकर के कैसे कैसे सवाल उठ रहे हैं और चुनाव आयोग ने इस पूरी प्रक्रिया को लेकर के कैसी तैयारी की है। दरअसल प्रक्रिया में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि बिहार की भौगोलिक स्थिति के हिसाब से चुनाव भी बाढ़ के दौरान नहीं कराने की परंपरा रही है। नेपाल से सटे जिले पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज तो बाढ़ के प्रभाव में रहते ही है। नेपाली बाढ़ का पानी शिवहर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार आदि को भी बुरी तरीके से प्रभावित करता है। कई बार तो खगड़िया और फिर यदा कदा बेगूसराय भी इस बाढ़ की जद में आ जाते हैं। इस बार भी बाढ़ की आशंका है। जहाँ झारखंड की नदियों से गया, नवादा में आश्चर्यजनक तौर पर तेजी से पानी आ रहा है। इस तरह देखें तो फिर लगभग आधा बिहार तो बाढ़ की आशंका या फिर आंशिक प्रभाव में ही रहते हैं। इस समय लोग परेशान रहते हैं, शादी विवाह तक रुक जाता है। ऐसे में बाढ़ राहत के साथ मतदाता के कागजात जुटाना कर्मचारियों के लिए चुनौती का सबब बन सकता है। जब 2003 के पूर्व के वोटरों से अलग कुछ कागजात नहीं मांगे जाएंगे, इसके बाद वाले के पास 11 तरह के कागजात विकल्प है। अगर ये सब भी नहीं उपलब्ध हुआ तो फिर 1 अगस्त से 1 सितंबर के बीच दावा आपत्ति दाखिल करने पर अधिकारी भौतिक निरीक्षण करके पुष्टि करेंगे कि फलां व्यक्ति वास्तव में यही का नागरिक है। जब दावा सही होने पर उसे भी बाकी वोटरों की तरह जोड़ दिया जाएगा। वहीं पर निर्वाचन आयोग के वोटर कार्ड की जगह अब ज्यादातर योजनाएं आधार और फिर बैंक खाते से जुड़ी है, इसलिए इस प्रक्रिया के आधार पर ये आरोप निराधार प्रतीत होता है। दोस्तों, बिहार के छपरा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर घर से अपने प्रेमी के साथ भागी शादीशुदा महिला ने हाजीपुर स्टेशन से मां की गोद से एक 7 साल के दूध मोहे बच्चे को चुरा लिया। रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ के जवानों के डॉक्टर की पर्ची के आधार पर दोनों को पकड़ा है। यह सारण के रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के दया छपरा गाँव की रहने वाली शादीशुदा महिला को कोपा गाँव के रहने वाले एक युवक से प्रेम हो गया। प्रेमिका ने पुलिस को बताया है कि वे कई बार अपने घर से भाग करके अपने प्रेमी के साथ यहां पर पुणे जा चुकी है, लेकिन बच्चा नहीं होने के कारण उन्हें कमरा नहीं मिल पा रहा था। जब प्रेमी और फिर प्रेमिका ने प्लान बनाया है कि वे किसी बच्चे को चुरा लेंगे। अपने प्लान के अनुसार उन्होंने बिहार के हाजीपुर से एक मां की गोद से बच्चे को चुरा करके पुणे ले चले गए। वहीं पर 18 जून को समस्तीपुर जिले के इनायतपुर गाँव के रहने वाले संतोष महतो अपनी पत्नी और फिर 7 महीने के बच्चे के साथ हाजीपुर आए थे। जब वे सभी स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर सो गए। जब सुबह जब उनकी नींद खुली तो फिर उन्होंने देखा कि उनकी बच्ची गायब है। जब मामले की जांच के दौरान पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखा जिसमें एक महिला बच्ची को गोद में लेकर के स्टेशन परिसर से बाहर निकलते हुए टेम्पो स्टैंड की ओर जाती दिखाई दी। पुलिस ने जब टेम्पो चालक से महिला और फिर शिशु के बारे में जानकारी ली तो फिर पता चला है कि महिला वहां से टेम्पो रिजर्व करके पटना स्टेशन के लिए निकली। हाजीपुर जंक्शन पर लौट करके पुलिस ने एक बैग की जांच की। बैग से एक डॉक्टर का पर्चा मिला जिस पर पेंसिल से एक मोबाइल नंबर लिखा था। उसी नंबर के आधार पर महिला पकड़ी गई।